हेलो दोस्तों, कैसे आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त। तो ये वीडियो मैं उन भाइयों के लिए बना रहा हूं। मैं एक दो दिन से मैं कमेंट देख रहा हूं, जब से डेट फिक्स हुई है यूपी पुलिस कांस्टेबल की, तो लगातार मैं जो भी वीडियो अगर मैं खोल रहा हूं या मेरे सजेशन में कोई वीडियो आ रही है उसको अगर मैं खोल रहा हूं, मेरी आदत है कमेंट पढ़ने की, जिससे क्या होता है कि लोगों की समस्या सामने आ जाती है, तो हमको एक टॉपिक मिल जाता है उसके ऊपर वीडियो बनाने का। तो मैं 2-3 दिन से एक ही चीज देख रहा हूं। वो लोग पूछे जा रहे हैं कि सर हमारा मैथ कंप्लीट नहीं हुआ है, हम क्या करें, थोड़े दिन रह गए, 20 दिन बचे हैं, हमारा मैथ अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम क्या करें। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आपका मैथ कंप्लीट नहीं हुआ है, जितना हो गया है उसको छोड़ दीजिए, और जहां तक हो गया है उसका रिवीजन एक बार क्वेश्चन लगाते रहिए। उसके बिना मैथ के भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। आप कैसे ले सकते हो वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग और मैथ के मिला के दोनों 38 क्वेश्चन आपके आएंगे, मतलब 19 क्वेश्चन आपके मैथ के आएंगे, अर्थमेटिक, जिसमें थोड़ा सा एक आध चैप्टर आपका एडवांस का मिल जाएगा आपको, जैसे कि 2D एरिया हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वगैरह, और बाकी के आपको अर्थमेटिक से मिलेंगे 19 में से 15-14 जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा तो है नहीं कि मैथमेटिक्स आपको बिल्कुल भी नहीं आता हो, आपका थोड़ा सा हो गया है, तो आप मिनिमम अगर करेंगे 8 से 10 क्वेश्चन तो आप कर ही देंगे। जितना भी आपने अभी पढ़ रखा है, इतना तो वीक आपका मैथ नहीं होगा कि आप एक भी उसमें से नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना भी आपने अभी पढ़ लिया है, और एग्जाम जब आप देने बैठे तो आपसे अगर 10 क्वेश्चन बन रहे हैं तो 10 ही बनाइए। आप कोशिश मत करिएगा कि हम इसमें तुक्का मार दें, हो सकता है हमारा एक आध नंबर बढ़ जाए, तो आप तुक्का मत मारिएगा। अगर आपसे 10 से 12 क्वेश्चन बन रहे हैं, आप 10 से 12 क्वेश्चन बनाइए, उसके बाद दूसरों पे फोकस करिए। और अभी के लिए मैं आपको बता दूं, आपका जो सिलेक्शन है उसमें जो मेजर रोल प्ले करेगा वो आपका रीजनिंग और हिंदी आपकी मेन रहने वाली है, क्योंकि रीजनिंग के टोटल मिला के क्वेश्चन बनते हैं 56 और 37 ये तुम्हारी हिंदी के लगा लो, 37 क्यों 38 हिंदी के। तो आप देख लो कितना वेटेज है दोनों चीजों का। और हिंदी में आप अगर नॉर्मल आप देखोगे कि अगर नॉर्मल टू नॉर्मल अगर हम क्वेश्चन कितने सॉल्व कर सकते हैं, तो 25 प्लस तो आप आराम से उसमें कर सकते हो। और आप थोड़ा सा एडवांस में अगर पढ़ाई कर लोगे तो आराम से आप 33-35 क्वेश्चन आराम से हिंदी में आप कवर कर सकते हो। मैं अपनी बता रहा हूं, मैंने कभी हिंदी नहीं पढ़ी थी, मैं सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा हूं, फिर भी मैंने 36 मार्क्स थे मेरे हिंदी में, जो कि मैंने थोड़ा सा अपना हिंदी साहित्य पढ़ लिया था, जिसमें जो कि हमारे फेमस कवि थे उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ लिया था। तो वही सारी आई थी, कालिदास और ये इनकी आती हैं। तो आप ये हिंदी एक बार पूरी ढंग से जो भी आपने पढ़ रखा है उसको दोबारा से रिपीट कर लो, क्योंकि हिंदी का इतना कोई ब्रॉड सिलेबस नहीं है। बस हिंदी साहित्य का थोड़ा सा उसमें रहता है कि थोड़ा हमको लगता है कि बाहर से है, बाहर से मतलब कि हमने कभी इतने डीपली उसको पढ़ा नहीं है, तो आपको लगेगा कि हिंदी साहित्य थोड़ा सा ब्रॉड है, बाकी हिंदी में कुछ भी नहीं है। और रीजनिंग तो आप जानते ही हो, रीजनिंग के 90% क्वेश्चन इजी रहते हैं, 10% क्वेश्चन है जो कि आपको थोड़े से कठिन लगेंगे, वहां पर उनको भी आप देख लेना। और जो वर्बल रीजनिंग है उसमें मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं कि जो आपसे बनना है, आपको लग रहा है कि हाँ ये डेफिनेटली हमारा करेक्ट है, उसको टच करें, फालतू का टाइम वेस्ट उसमें ना करें। वर्बल रीजनिंग में कि लोग ऐसा मैंने देखा है कि पढ़ते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं सकता। कभी कभी क्या होता है, उस समय हमको समझ में नहीं आता है कि इसमें क्या करना चाहिए हमारे को। और उसमें जो वर्बल रीजनिंग में जो कथन निष्कर्ष है उसको आप एक को भी नहीं छोड़ना। अगर आपको उसमें दिक्कत आती है तो कोई भी बैंकिंग का चैनल खोल के आप एक बार बैंकिंग का चैनल खोलो और उससे कथन निष्कर्ष वाली वीडियो देखो, तो वहां से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और मॉक टेस्ट आप लगा ही रहे होंगे, आपको समझ में आ चुका होगा कि किस प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस प्रकार के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, और किस प्रकार से हिंदी के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उस हिसाब से पढ़िए, जो आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उस हिसाब से पढ़िए, और वहां जो आप एनालाइज कर रहे हो उन क्वेश्चंस को आप एक कहीं भी नोटबुक में लिख लो और उनको भी रिपीट करके जाना। जिस दिन आपका एग्जाम हो उससे 2 दिन पहले या 3 दिन पहले उन क्वेश्चंस को भी पढ़ लेना। हो सकता है रिपीट हो जाए क्वेश्चन, जो मॉक्स में आते हैं क्वेश्चन, हो सकता है उनमें से एक आध क्वेश्चन आप लोगों के लिए देखने को मिल सकता है। तो बस मेन बात मेरा यही था कंसर्न के
आप लोग सोचते हैं कि बिना मैथ के हमारा सिलेक्शन नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका एक सब्जेक्ट बहुत लो है, कल भी मैंने आपको बताया था वीडियो में, और 3 सब्जेक्ट आपके एवरेज हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 100% हो जाएगा। और आप टेंशन मत लो कि हमको 220 नंबर लाने हैं कि 230 नंबर लाने हैं। आप अगर 180 प्लस नंबर लेके आ रहे हो तो आप ज्यादा चिंतित ना हो और अपने आप को डिमोटिवेट ना करें, एग्जाम देने जाएं जरूर। अगर आपके 170 भी आपके क्वेश्चन अगर मॉक्स में आ रहे हैं तब भी आप एग्जाम देने जरूर जाएं। ऐसा ना सोचें कि हमारा कंपटीशन इसमें हम कॉम्पिटिट नहीं कर पाएंगे या हम इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा कोई भी ना सोचे मेरे भाई। जरूर एग्जाम देने जाना, चाहे कितने भी हों, 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ फॉर्म क्यों ना फिलअप हुए हों, आपको एग्जाम देने जाना है मतलब जाना है, ठीक है ना। और मैथमेटिक्स की इतनी टेंशन मत लिया करो कि मैथ हमारा नहीं है तो हम कहीं भी नहीं जा पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैथमेटिक्स ही आपको सिलेक्शन नहीं दिलाता है, और भी सब्जेक्ट हैं। अगर मैथमेटिक्स को ही सिलेक्शन दिलाना होता तो सिर्फ एक सब्जेक्ट क्यों ना होता एग्जाम में, फिर 4 सब्जेक्ट देने का मतलब ही क्या था भाई। 4 सब्जेक्ट दिए ही इसीलिए हैं कि किसी बंदे का एक सब्जेक्ट अगर स्ट्रांग है और बाकी 3 सब्जेक्ट कमजोर हैं तो वो एलिजिबल नहीं है, उसको नहीं लेंगे, ठीक है ना।